हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे ऐसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन के अंदर जिसके चलते हमें इसके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, यानी इसके कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें अलग से एक केमिस्ट्री की ब्रांच का जरूरत हो गया। आखिर इसमें ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे और लास्ट में हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको ठीक करना है तो सारे पॉइंट्स को आपको ठीक करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए और जब भी आप कोई भी वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो आपके पास एक कॉपी और पेन होने चाहिए और साथ साथ लिखते लिखते आपको पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट की फीलिंग आती रहेगी और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स में और वो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आखिर कार्बन के पास ऐसा क्या क्या कैरेक्टर्स है जिसके चलते हम लोग एवरी ईयर लार्ज नंबर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन में हम लोग सबसे फर्स्ट जो पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉइंट रहेगा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आखिर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है और इसमें अगर हमें ये सारी पॉइंट्स अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को समझने में कठिनाई नहीं होगी, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वैलेंसी की तो हम कार्बन को दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग इसको ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, ठीक है, और एक हम इसको एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं, ये हमारा देखिए कार्बन है और इस कार्बन की अगर आप बात करो तो ये जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर हम लोग कितना लेते हैं जी, 6 लेते हैं। और इसका जो मास लेते हैं, मास नंबर जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं और इसके इधर नीचे बेस में हम लोग 6 लगाते हैं और ऊपर हम लोग 12 लगाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट को आप उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मास नंबर जो होता है वो ऊपर लिखते हो और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है ये इसका Z है और ये इसका जो 12 है ये इसका आपका मास है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, आप इसको राइट साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ Z लिख सकते हो और यहाँ पे A लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर बताने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। क्या रीजन है, हमें यहाँ पे लिखना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो तरीके से लिखेंगे। ठीक है जी, कैसे? तो देखिए, हम यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी की बात करने जा रहे हैं, ये वैलेंसी की बात हम लोग दो कंडीशंस में करेंगे। एक जो कंडीशंस है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट कंडीशन। क्या बात करेंगे हम लोग, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट मीन्स क्या होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है। और दूसरा जो कंडीशंस है वो है आपका एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट कंडीशंस का क्या मतलब होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा, क्या दोनों जगह अलग अलग वैलेंसी शो करेगा या क्या दोनों जगह एक ही वैलेंसी शो करेगा, ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सभी हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं EC, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं 1s का 2, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर आपके पास कितना होगा 2s2, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन में से, 6 इलेक्ट्रॉन में से हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भर दिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो हमारा नेक्स्ट किस में जाएगा, वो जाएगा अपना 2p और इसमें आएगा 2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इनके ऑर्बिटल की बात करें तो देखिए, बॉन्डिंग में हमेशा जो पार्टिसिपेट करता है वो आउटर मोस्ट शेल ही, वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसका जो वैलेंस शेल है ये वाला 2 है और S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होता है और P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है जी, 3 होता है।
तो आपने यहाँ पे इस ऑर्बिटल को यहाँ पे बना दिया। अब 1 बाय 1 करके हम इसके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो देखिए यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और हम जानते हैं कि किसी भी एक ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फील करते हैं, तो वहां पे आप उसको अपोजिट स्पिन में भरते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो आप इसको पैरेलल स्पिन में पहले भरेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऐसा हो गया। अब देखिए बॉन्डिंग में जब भी आप देखोगे, जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड उतना ही बनता है जितना कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे क्या कि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट में अगर मैं वैलेंसी की बात करूं कार्बन की, तो ग्राउंड स्टेट में जो इनकी वैलेंसी होती है वो होती है डाईवैलेंट। ठीक है, यानी ये डाईवैलेंट होते हैं, यानी इनकी वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है जी, 2 होता है। यानी अगर इनकी वैलेंसी 2 होगी तो किस तरीके के कंपाउंड बनेंगे जी, तो देखिए अगर इनकी वैलेंसी 2 होगी तो देखिए इनके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए अगर मैं कार्बन यहाँ पे लिख दूं तो एक यहाँ पे आप लोन पेयर दिखाओगे और 2 बॉन्ड इनको बनाना है आपको, तो 2 बॉन्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं कि क्या इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्या, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। यानी टोटल कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो कंडीशंस होता है, ये कंडीशन जनरली क्या होता है जी, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करिए, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी 2 माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहां पे आप ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं देखिएगा, तो नॉट एग्जिस्ट आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि अनस्टेबल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब ये डाईवैलेंट फॉर्म में होगा तो वो कंडीशंस होगा ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में अगर ये बॉन्ड बनाने को तैयार है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो इक्वल होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब आइए इस चीज को अब हम समझते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कंडीशन सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जब भी इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करता है कि देखिए इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और याद रखिए हर एक उस एलिमेंट्स में एक्साइटेड स्टेट आएगा जहां पे उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में करेगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो वो बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में नहीं करेगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्या कर लेगा, अब ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां करेगा, यहां पे पुट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब आपका जो नेक्स्ट कंडीशंस बना वो नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में जब गया तो अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां रहने दिया और एक इलेक्ट्रॉन को इसने यहां पे डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे ये वाला जो कंडीशंस है, ये वाला कंडीशंस अब यहां पे ये नहीं है, यहां पे कुछ अलग कंडीशंस क्रिएट हो गया और ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट। यानी एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इस वैकेंट ऑर्बिटल्स में चला गया। अब आप यहां पे क्या देख सकते हैं, अब यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं कि अब यहां पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब यहां पे कार्बन कैपेबल है 4 बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए यहां पे अगर आप इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो यहां पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि अब ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। यानी अब इसकी टेट्रावैलेंसी क्या हो गई, टेट्रावैलेंट हो गया, यानी ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितना होती है, कितना होता है जी, 4 होता है। ठीक है, तो आप यहां पे इसकी वैलेंसी क्या लिख सकते हो कि इसकी वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में कितना हो गया, 4 हो गया। आइए समझते हैं कि जब इसकी वैलेंसी 4 होगा तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, तो जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिए अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे हमने देख लिया कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपका 2 भी है और कार्बन की वैलेंसी आपका 4 है। जनरली हम लोग कार्बन की वैलेंसी 4 लेते हैं क्योंकि ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही क्या होता है, बॉन्डिंग करता है
और ये जो आपका वैलेंसी है, ये वैलेंसी कहाँ का है, ये वैलेंसी आपका ग्राउंड स्टेट का है। और ग्राउंड स्टेट में जो कंडीशंस होता है वो अनस्टेबल कंडीशन होता है, तो ये आपका अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। और अनस्टेबल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये जो कंडीशंस होता है ये आपका स्टेबल कंडीशंस होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमने अभी कार्बन के एक कैरेक्टर को डिस्कस किया जिसको हम बोल रहे हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब हम लोग इसके दूसरे कैरेक्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं, तो चलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अब आइए एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे ये होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो भी नीचे आपको दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग डज नॉट टेक प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। इनमें से ऑप्शंस आपको दिया गया है कार्बन, आपको यहां पे दिया गया है बोरोन, और आपको यहां पे दिया गया है नाइट्रोजन। तो देखिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग कब होगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बॉन्डिंग इन एक्साइटेड स्टेट कब होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं, बॉन्डिंग इन एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग होने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो आपके पास कंडीशंस होने चाहिए कि जो उसके वैलेंस सेल हैं, आपके जो उनके क्या वैलेंस शेल हैं, ठीक है, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए उसमें? वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स उसमें है तो आप बोल सकते हो कि वो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर उसके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो आप बोलोगे कि वो बॉन्डिंग नहीं करेगा आपको, ठीक है। यानी एक्साइटेड स्टेट में वो आपको बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशंस नहीं है तो वो एक्साइटेड स्टेट में कंडीशंस में बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो ये पॉइंट अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और अगर नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। कैसे पता करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे। तो देखिए कार्बन का 6 होता है, तो आप लिखिए 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिया। अब अपने को क्या करना है कि ये वैलेंस ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब वैलेंस ऑर्बिटल्स को आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल हो गया और ये आपका क्या हो गया, p ऑर्बिटल्स हो गया। अब देखिए आप इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जहां भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वैसे कंडीशंस में आपका जो बॉन्डिंग होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में होने वाला है। अब बोरोन की बात करते हैं। तो बोरोन को आप कैसे लिखते हो, कार्बन के पहले होता है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2 एंड आपके पास हो जाएगा 2p1। अब ये हमारा जो है दिस इज आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अब इसको आप ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बना लीजिए। ये आपका हो गया s और ये आपका हो गया क्या जी, p। तो ये आपका हो गया p। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को डालिए। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है जी, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करेंगे। अब नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन में देखिए क्या होगा। नाइट्रोजन के केस में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p जो होता है वो आपका 5 होता है, ठीक है। 2p5 नहीं, 2p3 होता है। 2p कितना होता है, 2p3 होता है, क्योंकि 7 होता है इसका z। तो अब यहाँ पे आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो देखिए ये हो गया आपका s का, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका p का। और देखिए सेकेंड ऑर्बिटल में कोई d ऑर्बिटल्स है नहीं। सेकेंड सेल में p तक ही सब सेल होते हैं, p ऑर्बिटल्स तक ही होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और यहाँ पे कितने आ गए, 1 1 1। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। और याद कर लीजिए जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होगा दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर होगा आपका कि अकेला ये जो है नाइट्रोजन यही इस ऑप्शंस में है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक्साइटेड स्टेट में। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सी।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहां से आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाएगा। तो यहां पे बस ये पॉइंट्स को याद रखिए कि जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होगा तो वो बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ही करेगा। ठीक है, अब देखिए जो सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं, सेकेंड जो कैरेक्टर है किसका, कार्बन का, वो होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है कि जो कार्बन है इसमें टेंडेंसी है कि ये क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हो जी, देखो जी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। एमबी मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, तो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे देखिए आप जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितना है जी, 4 होता है। और 4 वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करूं तो मैं कार्बन को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 4 बॉन्ड हमने बना दिया। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो एक डबल बॉन्ड बना सकता हूं और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता हूं, या अगर मैं बनाना चाहूं तो इसका 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता हूं ऐसे, और अगर मैं बनाना चाहूं तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूं। यानी ये सारे जो कंडीशंस हैं, इस सारे कंडीशंस में आप देख पा रहे हो कि इसकी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी कितनी है, तो ये वैलेंसी जो है वो कितनी है, 4 है। तो देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, यहां पे क्या देख रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, और यहां पे क्या देख रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है। यानी कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है। यानी कार्बन चाहे तो अपने बीच में डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर ले, और अगर कार्बन चाहे तो दूसरे कार्बन के साथ ये आपको क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन अपने साथ तो मल्टीपल बॉन्ड बनाता ही बनाता है, दूसरे के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी ये आपका मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ भी कभी कभी ये आपका मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ज्यादातर केस आप ऐसा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आसानी से मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो आखिर ऐसे इसके पास ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आसानी से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। सी डबल बॉन्ड भी बना रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, और ये सी डबल बॉन्ड ओ भी बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी बना रहा है, और देख लीजिए यहां नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है, तो पहले देखिए यहां पे हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस मल्टीपल बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं तो इस मल्टीपल बॉन्ड में आप देखिएगा कि 2 तरीके का बॉन्ड होता है। एक को आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड और एक को क्या बोलते हो आप, पाई बॉन्ड बोलते हो। सिग्मा का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग आप बोल सकते हो यहां पे, कि एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। यहां पे आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, जबकि ये वाला जो बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड जो बनता है, ये आपको लैटरल ओवरलैपिंग से होता है। लैटरल ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब आप आइए समझते हैं कि आखिर हम दोनों ओवरलैपिंग को अगर बताएंगे तो दोनों ओवरलैपिंग में कौन सा ओवरलैपिंग जल्दी हो सकता है और कौन सा ओवरलैपिंग जल्दी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। अब देखिए अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो अभी हमने ऊपर जिक्र किया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बनता है ड्यू टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग तो आसानी से पॉसिबल है। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो सकता है जी, देखिए तो एक तो एस और एस के बीच में हो सकता है, और दूसरा एस और पी ऑर्बिटल के बीच में, और तीसरा पी और पी ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो ये एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो आप देख लीजिए ये आपका एक्सियल ओवरलैपिंग है। उसी तरीके से अगर मैं यहां भी ये एक्सिस मान लूं, यहां भी ये एक्सिस मान लूं, तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि ये आपका एस है और पी आपका कुछ ऐसा होता है, तो ये आपका पी है। तो यहां पे जो ये ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड देगा। और तीसरा कंडीशंस क्या है, तीसरा कंडीशंस है कि अगर दोनों ही आपका पी हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए, P
पी हो जाए, तो देखिए ये दोनों पी हो गए और ये भी आपस में यहाँ पे इस तरह से बन गए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो बात आती है किसकी, तो अब जो बात आती है वो बात आती है पाई की। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है, पाई बॉन्ड को बनने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए, पाई बॉन्ड जो बनता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग। देखिए, पाई बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन के रेस्पेक्ट में बातें करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड को अगर आप देखिएगा तो ये पी पाई भी होता है जी, अगर पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ये पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग भी होता है और ये डी पाई भी ओवरलैपिंग होता है, मतलब डी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से भी बनता है। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पी पाई की बात करते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि क्या है जी, आपके पास ये एक एक्सिस है, ये क्या है जी, ये एक एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल्स को इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप कराएंगे। देखिए, ये आपका हो गया एक ऑर्बिटल और ये हो गया आपका दूसरा ऑर्बिटल। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड। अब आप क्या समझ पा रहे हैं, ऐसा ओवरलैपिंग कब होगा? थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है कि अगर मैं जहां भी ये ओवरलैपिंग हो रहा है उस एटम का साइज अगर बढ़ाऊं तो क्या होगा? तो देखिए, जब आप एटम की साइज बढ़ाइएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अगर आप एटम की साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब आप एटम की साइज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब आप एटम की साइज को बढ़ाते हैं तो ये जो पी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा जी, ये जो पी ऑर्बिटल्स होगा, ये पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर जाएगा। देखिए, अगर आप यहां रख दिए और जैसे जैसे अगर आप साइज बढ़ाते जाइएगा तो अब ये भी दूर होता जाएगा और जैसे ही ये एक दूसरे से दूर होंगे, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होने की टेंडेंसी क्या हो जाती जाएगी जी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी अब यहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल बॉन्डिंग बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन चाहिए कि जो एटम्स आप ले रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए कि जो भी आप एटम ले रहे हैं वो उसका साइज क्या होना चाहिए जी, छोटा होना चाहिए। और कार्बन का साइज छोटा होता है। ठीक है, अगर आप देखिए, कार्बन है, ठीक है, उसके बाद आप उसके ग्रुप में आ जाइए, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और आपका लेड है। तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं क्या होने लगता है, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। यानी अपने इस पीरियड में अपने इस ग्रुप में ये सबसे कम साइज वाला है, इसलिए ये आसानी से क्या करता है जी, अपने बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। जबकि दूसरे, अगर आप सिलिकॉन में देखिएगा तो ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा, जर्मेनियम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा, टीन और टीन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा, लेड और लेड के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेगा। रीजन क्या है? तो रीजन आप देख लीजिए कि ये साइज बड़ा हो गया और साइज बड़ा होने से जो इनके ऑर्बिटल्स हो गए वो एक दूसरे से दूर चले गए, इसलिए ये इस तरह का जो पॉसिबिलिटी है ये यहां पे नहीं हो पाया। तो कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड बनाने का क्या कंडीशन है कि जो साइज है कार्बन का, ठीक है, साइज ऑफ कार्बन जो है, ये साइज ऑफ कार्बन क्या है जी, स्मॉल है और यही स्मॉल होने के चलते ही ये आसानी से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब चलिए, अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ज्यादा है और वो है कैटेनेशन। ठीक है, वो है जी कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो है वो आपको कार्बन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको पाया गया है मैक्सिमम इन कार्बन। ठीक है, और पूरे होल पीरियोडिक टेबल में अगर आप बात करें तो ये टेंडेंसी कार्बन के पास सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है ये टेंडेंसी, इसको समझते हैं। देखिए, ये एक सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये एक सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है। देखिए, यहां पे जो लिंक की हम बात करने जा रहे हैं, ये जो लिंक की बात करने जा रहे हैं, ये बात करेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की। तो यहां पे
कोई भी एटम अगर कोवेलेंट बॉन्ड से उसकी लिंक करने की टेंडेंसी या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अगर उसमें ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए अपने के साथ तो उसका कैटेनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और यही कारण है कि सेल्फ लिंकिंग के चलते ये क्या कर सकता है, ये इजिली लॉन्ग चेन का भी फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इसी के चलते ये क्या करता है जी, लॉन्ग चेन बना लेता है, साथ ही साथ ये आपको ब्रांच भी बना लेता है, ठीक है। आपको ब्रांच चेन का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। और कैटेनेशन प्रॉपर्टीज में अगर आप देखिएगा तो अब आप क्या देखिएगा कि इसमें कार्बन एक दूसरे से क्या करता है जी, ऐसे लंबा चेन बनाते जाता है, ठीक है। लंबा ही नहीं, चाहे तो ये ब्रांच भी बना लेगा, ठीक है, चाहे तो ये साइक्लिक भी बना लेगा, ठीक है। ये किसी तरीके का भी केस मतलब स्ट्रक्चर्स आपको बना लेता है। यही कारण है कि ये आपको क्या होता है जी, आपको कैटेनेशन टेंडेंसी के चलते ही ये बहुत सारा अपने साथ मिलकर क्या करता है जी, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेता है जी, साइक्लिक कंपाउंड हर एक तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन ये कर लेता है, ब्रांच भी बना लेगा, साइक्लिक भी बना लेगा, सब तरीके का चेन बना लेता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी जो बनाने की जो टेंडेंसी है वो ड्यू टू इसके कैटेनेशन टेंडेंसी है। और कैटेनेशन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है किसका, कार्बन का, इन होल पीरियोडिक टेबल। और इसके चलते आप देखिएगा कि ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए कैटेनेशन टेंडेंसी की अगर आप बात करते हैं, अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तो दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखें कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। तो आइए हम लोग अब कंपेयर करने चल रहे हैं, ठीक है, कि कैटेनेशन टेंडेंसी को हम दूसरे एलिमेंट के साथ भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कार्बन जिस ग्रुप में होता है उस ग्रुप को आप बोलते हो 14 ग्रुप, ठीक है। और 14 ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो आपके पास है कार्बन, आपके पास है सिलिकॉन, आपके पास है जर्मेनियम, आपके पास है टीन और आपके पास है लीड, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, क्या होता है जी, ये आपका स्मॉल होता है। और इसके देखिएगा तो इन लोगों में कैटेनेशन की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है, जबकि इसमें आपको सबसे ज्यादा कैटेनेशन की टेंडेंसी होती है। उसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो ग्रुप 15 में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बीसमथ आता है। अब अगर आप देखिएगा तो यहां पे आप देखिएगा क्या कि जो नाइट्रोजन होता है ये आपको N2 के फॉर्म में मिलता है और जो फॉस्फोरस होता है ये P4 के फॉर्म में मिलता है। तो आप क्या देख सकते हैं कि यहां पे फॉस्फोरस की कैटेनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज्यादा है, लेकिन इनके पास इस तरीके की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप 16 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, ग्रुप 16 की, ठीक है। तो ग्रुप 16 में क्या क्या आता है, तो ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अब देखिए आपने क्या देखा है कि यहां पे ये जो होता है ये O2 के फॉर्म में मिलता है, ये O3 के फॉर्म में मिलता है और ये जो होता है ये S8 के फॉर्म में मिलता है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सल्फर का कैटेनेशन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या देखते हैं, यहां तो ये लंबा ही चेन बनाते जाता है, ये बहुत सारा लंबा चेन बनाते जाता है। तो यहां तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन, सबसे जो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अच्छा कैटेनेशन बनाने के पीछे यही एक रीजन नहीं है कि इसका ये लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाने के पीछे रीजन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपको कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखें, अगर आप क्या देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो आपका ऑर्डर होता है वो होता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। उसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है छोटा हो जाता है आपका सल्फर और सल्फर के केस में। ऐसा क्यों बताता हूं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में। ऐसा क्यों, देखिए इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ऑक्सीजन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑक्सीजन में कुछ इस तरीके का केस देखते हो और यहां पे आप क्या देखते हो कि यहां पे जो है
ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के आने से, ये लोन पेयर जो आप देख रही है ऑर्बिटल अलग अलग होंगे, ठीक है, ये लोन पेयर के आने से इनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाता है, और रिपल्शंस बढ़ने के चलते इनका जो बॉन्ड होता है ये क्या हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। यही कारण है कि इनके केस में सल्फर के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपका क्या हो जाता है जी, वीक पड़ जाता है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन का केस अगर आप देखिएगा, नाइट्रोजन में भी सेम कंडीशन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और साइज छोटा हो गया, और इनके ऊपर लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शंस होने के चलते नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप इस कंडीशंस को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो ये सारा जो पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए आज के लिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्डर को देखेंगे, सिनेरिटी टेबल्स को देखेंगे, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे होमोलोगस सीरीज पे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू।